Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 अक्टूबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है साहिबी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा आज से 2-3 दिन पहले हमने वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस मिशन को लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इस मिशन का जो मेन पर्पज है वो है वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, उसके सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, उसके जियोलॉजिकल फीचर्स को यहाँ पर स्टडी करना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो मिशन होने वाला है इसमें हम अपना GSLV Mark 2 वाला जो रॉकेट है, जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 2 रॉकेट, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो याद करिए दोस्तों और बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, जहां पे बात हो रही है प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। अब प्रोजेक्ट कुशा को मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर एक बात ये समझ लो, वैसे तो पता ही है, रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि लगातार इजराइल और उसके बाद गाज़ा पट्टी, लेबनान, ईरान, ये सब कंट्रीज़ जो हैं न्यूज़ में बनी हुई हैं। और अभी इजराइल के ऊपर में जो कई सारे अटैक्स हैं, रॉकेट फायरिंग अटैक्स हैं, वो देखने को मिले हैं। लेकिन ज़्यादातर रॉकेट अटैक को इजराइल हवा में ही मार के गिरा देता है। उसके पीछे का रीज़न यह है, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड आयरन डोम सिस्टम बनाया हुआ है और वो आयरन डोम सिस्टम दुश्मन के रॉकेट को हवा में मार के गिराने की कैपेबिलिटी को रखता है अपने पास में। तो इस वजह से यहाँ पर ये आयरन डोम सिस्टम की काफ़ी तारीफें होती हैं। इसी सिस्टम को देखते हुए बहुत सारे और भी कंट्रीज़ ने अपने अपने सिस्टम डेवलप कर रखे हैं। तो इंडिया भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम बना रहा है, जहाँ पे हम दुश्मन के उड़ते हुए रॉकेट को हवा में ही मार के गिरा सकेंगे, अपने टेरिटरी में गिरने ही नहीं देंगे। और ये काम हो रहा है दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा के तहत। तो यहाँ पे सवाल यह है, क्या भारत खुद का अपना आयरन डोम सिस्टम जो वर्जन है वो बना पाएगा? मैं आपको बता दूं, इससे भी बेहतर हम यहां पर एक नया सिस्टम बनाने वाले हैं, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए उसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक सी जानकारी ये ले लेते हैं कि आखिरकार जो ये आयरन डोम सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। अब दोस्तों मान लो यहाँ पर ये दुश्मन का रॉकेट है, ठीक है, और दुश्मन की साइड से यहाँ पर रॉकेट फायर करा गया और आपने यहाँ पर क्या कर रखा है कि आयरन डोम सिस्टम को तैनात कर रखा है। आयरन डोम सिस्टम में कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लगानी होती हैं, जैसे एक इसमें होगा रडार सिस्टम होगा जो दुश्मन के रॉकेट को ट्रैक करेगा कि हाँ बाहर से रॉकेट आ रहा है। फिर आपका एक कंट्रोल सिस्टम होगा, फिर उसके अलावा यहाँ पर लॉन्चर फायर मिसाइल होगा जो कि उस उड़ते हुए रॉकेट को हवा में ही गिराएगा। तो आप क्या करेंगे, अपने शहर में इस तरीके का आयरन डोम सिस्टम लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कोई भी रॉकेट बाहर से आ रहा है तो ये मशीन्स डिटेक्ट करने के बाद में सीधा इसको सिग्नल देंगी कि भाई यहाँ पे एक बाहर से रॉकेट आ रहा है दुश्मन का, इसको मार के गिरा दो। इसमें से यहाँ पर एक फायर मिसाइल होगा, उसके बाद जाके वो दुश्मन वाले रॉकेट को गिरा देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि ये जो एनिमी का रॉकेट था ये हमारे टेरिटरी में एंटर ही नहीं कर पाया। समझ गए ये बात? इसी तरीके से दोस्तों आयरन डोम सिस्टम काम करता है। अब ऐसा ही कोई सिस्टम आपके पास में प्रश्न आ रहा होगा, क्या भारत ने अभी तक डेवलप नहीं किया, हमारे पास में नहीं है ऐसा कोई सिस्टम? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास में ऐसा सिस्टम है तो सही, लेकिन हमने वो रशिया से परचेज कर रखा है, जिसको लेकर इंटरनेशनली काफ़ी बवाल भी मचा था। वो मामला क्या था वो मैं आपको समझा देता हूं। जो इंडियन एयरफोर्स है दोस्तों आज के समय पर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए उसने यहां पर क्या किया है, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को यहां पे परचेज किया है। ये हमने रशिया से परचेज करे हैं, सभी नहीं आए हैं, 2 अभी रह गए हैं, वो भी जल्दी हमारे पास में आ जाएंगे।
और हमारा यहाँ पर बस खाली मेन टारगेट यही है कि हम चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको तैनात कर सकें, क्योंकि आज के समय पर इंडिया दो फ्रंट वाले जो एनिमीज़ हैं उनको यहाँ पे फेस कर रहा है। एक तो चाइना हो गया, दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, दोनों आसपास ही आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, रशिया से हमने इसी प्रकार का सिस्टम परचेज किया था, जैसा आप यहाँ पर ये फोटो में देख पाएंगे। ये S-400 सिस्टम है और 2018 से 19 के बीच में इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर एक डील साइन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था रशिया के साथ में, जहाँ पे हमने ये मतलब बताया था उनसे कि हमें 5 ऐसे मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत है। रशिया ने बोला ठीक है, ले लेना। अब 5 में से दोस्तों 3 मिसाइल सिस्टम तो हमारे पास में आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन 2 को लेकर अभी लगातार डिले कर रहा है रशिया, क्योंकि ये सिस्टम भी आ जाते रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया ना, ये मामला वहीं पे अटक जाता है। फिर दूसरे डेवलपमेंट्स में यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भारत का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत दोस्तों अपने खुद के ही यहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम के डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया है कि हम भी ऐसा ही यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा डिटेल्स, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों S-400 सिस्टम के बारे में और जान लो, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन जाए आपसे। तो S-400 ट्रियम्फ हम इसको बोलते हैं। एक मोबाइल मतलब इधर से उधर यहाँ पे इसको ले जा सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब यहाँ पर ये सतह से सीधा यहाँ पर आसमान में यानी कि हवा में दुश्मन के मिसाइल को टारगेट कर सकता है। रशिया ने यहाँ पर S-400 बनाया है। अब क्वेश्चन यह है, क्या केवल और केवल दुश्मन के मिसाइल को ही ये गिराने की क्षमता रखता है? तो ऐसा नहीं है। मिसाइल के साथ साथ दोस्तों एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स, सभी मिसाइल्स के टारगेट करने में यहाँ पर ये कैपेबिलिटीज रखता है, ध्यान रखिए। S-400 सिस्टम की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर कर सकता है और ऊपर की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के एरिया को यहाँ पर ये कवर कर सकता है। ये सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया है कि मान लो दुश्मन की साइड से बहुत सारे टारगेट आ रहे हैं, 36 मिसाइल एक साथ आ गए, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम 36 मिसाइल्स को एक साथ टारगेट कर सकता है और इसमें 4 प्रकार की मिसाइल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है अभी तक का दुनिया में एक मोस्ट डेंजरस सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर रखा है रशिया ने, जो भारत ने भी परचेज किया, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, क्या अमेरिका इस मामले में पीछे रह गया? यूएसए के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, यूएसए के पास में भी है ऐसा सिस्टम जिसको बोलते हैं थार्ड। अब थार्ड भी भारत ने परचेज कर रखा है। थार्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में बेसिक जानकारी रखिएगा। अब ये सब चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा महत्व है और वो हम सभी को पता है। वो है दोस्तों यहाँ पर चाइना और भारत के डिस्प्यूट। अगर आप देखेंगे तो हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ में अच्छे हैं, ना ही यहाँ पर चाइना के साथ में अच्छे हैं। तो दोनों के दोनों एनिमी कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया आज के समय पर 2 प्रकार के खतरे फेस कर रहा है, जिसको बोलते हैं 2 फ्रंट थ्रेट। 2 फ्रंट थ्रेट हमें बॉर्डर पर फेस करना पड़ता है। तो ये फोटो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये है यहाँ पर पाकिस्तान, ऊपर है चाइना। तो S-400 हमारे पास में सभी पूरी तरीके से आ जाते हैं, यानी कि 5 के 5 आ भी जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 5 लगाएंगे। एक तो यहाँ पर होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा ये होगा, 5वां ये होगा, ताकि यहाँ पे कोई बाहर से मिसाइल आए पाकिस्तान की साइड से या चाइना की साइड से, तो उसमें उसको हम हवा में ही मार के गिरा दें, वो हमारी टेरिटरी में ना आ पाए। तो इसलिए हमने रशिया से ये वाला पर्टिकुलर सिस्टम परचेज किया है, ध्यान रखिए। अब इंडिया ने यहाँ पर इसको खरीदा है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए, सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंस रहना चाहिए इस सिस्टम के लिए? हम रशिया के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं। तो डिफेंस आइटम को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आज के समय पर बन चुकी है। और दूसरी तरफ हम लोग दोस्तों बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, धीरे धीरे डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने की। हमारे आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट भी चर्चाओं में है कि हमें अगर चाइना को टैकल करना है तो अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। आगे डिस्कस करूँगा, आज के अखबार में ही पब्लिश हुआ है वो। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कुशा है वो यही काम करने वाला है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको DRDO ने डेवलप किया है, ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट एम्बिशियस इनिशिएटिव है भारत के थ्रू जो चलाया गया है, और हमारा मेन पर्पस है कि हम खुद का ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाले हैं। और ऐसा जो डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा ये 2028 से 29 के बीच में बनाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। कहने का मतलब है जहाँ पे आयरन डोम इतना ज़्यादा बड़े एरिया को कैप्चर नहीं करता, कवर नहीं करता, उस एरिया को हम कवर करेंगे। तो आयरन डोम से बेहतर होने वाला है ये हमारा खुद का जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे अंडर दी प्रोजेक्ट कुशा।
ध्यान रखिए, इसमें हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसमें दुश्मन के जो क्रूज मिसाइल होंगे, इवन उनके फाइटर जेट्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, सब अगर दूर भी होंगे ना, जैसे आज अगर मान लो आयरन डोम की जब बात करते हैं तो आयरन डोम में एक लिमिटेशन है, आपको पता है ना वो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यह है कि अगर 70 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको आयरन डोम भेद नहीं पाता। यहाँ पे तो हम यहाँ पे एकदम लॉन्ग रेंज वाले डिस्टेंस को भी कवर कर रहे हैं। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे वाले इस सिस्टम के अंदर में 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल्स होने वाले हैं। एक की रेंज होगी 150 किलोमीटर, एक की होगी 250 किलोमीटर और एक की होगी 350 किलोमीटर। इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का सिनेरियो हम क्रिएट करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट कुशा होगा ये एक्सपेक्टेड है कि भाई S-400 की तरह काम करेगा और आयरन डोम सिस्टम से थोड़ा सा बेटर यहाँ पर रहने वाला है। समझ गए? तो ये है यहाँ पर कुछ आर्टिकल। ध्यान रखिए, आयरन डोम इजराइल का कैसे काम करता है इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, आयरन डोम को किसने बनाया है? कहोगे इजराइल ने बनाया। हाँ ठीक है, एक तरफ इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, दूसरी तरफ दोस्तों राफाल भी है। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस सिस्टम को बनाया और 2011 के अंदर में इसको तैनात कर दिया, इन्हें डिप्लॉय कर दिया। और आज ये भी इसी पर्टिकुलर सिस्टम से रॉकेट, आर्टिलरी, मोटर, एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर हवा में मार के गिरा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, लिमिटेशन है 70 किलोमीटर तक की। 70 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई यहाँ पर पर्टिकुलर सीन देखने को मिलेगा या मिसाइल्स देखने को मिलेगा तो उसको टैकल करने में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। बाकी 70 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर ये मिसाइल को गिरा देगा, तो ये यहाँ पर इसकी खासियत भी है। दोनों ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर रशिया वाला जो S-400 है वो ऐसा दिखाई पड़ता है। ये आपने फोटोज़ वगैरह पहले भी देखे होंगे, पहले भी कई बार मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, करेक्शन, भारत यहाँ पर केवल S-400 सिस्टम का यहाँ पे यूज़ करता है ना। जो थार्ड है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लगातार चर्चाओं में रहता है। कई सारे देश यहाँ पे थार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, तो ये क्या है? क्या ये इजरायली रडार सिस्टम है? नहीं। क्या ये खुद एक इंडिजीनियस भारत का बनाया हुआ खुद का एंटी मिसाइल प्रोग्राम है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, ये एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि इस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब ये तो यहाँ पे 2018 में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है सवाल, तो हमें इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब आगे भविष्य में भी क्वेश्चन बन सकते हैं जब आर्टिकल चर्चाओं में है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर एक आर्टिकल में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। जब सब कुछ पढ़ना है तो पढ़ने के बाद में एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो आपको टेस्ट वगैरह भी डेली मिल रहा है, आप आर्टिकल के साथ में टेस्ट भी लगा रहे हैं। जो चीज़ें बाद में आपको मॉक टेस्ट के तौर पर अलग अलग कोचिंग सेंटर से मिलेंगी, वो एक साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव के तौर पर मिल रहा है। दोस्तों अच्छे से वीडियो को थरली फॉलो कीजिए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या है। क्या यहाँ पे हमें अंडर वाटर ड्रोन बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में? नहीं। ऑप्शन नंबर बी, क्या हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं? जी सही बात है ना। बाकी देख लेते हैं। वैसे क्या हम लोग स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या साइबर डिफेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश कर रहे हैं? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट कुशा ही सीधा हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, जहां पे हम आयरन डोम की तरह अपना एक इनिशिएटिव तैयार कर रहे हैं जो और ज़्यादा बेटर होने वाला है। क्लियर? आगे आते हैं, एक सेकेंड। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा ये सब आर्टिकल हमने डिस्कस किए, वो सब आर्टिकल का डेटा एक प्रॉपर बैकग्राउंड तौर पर जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब एक ऐसे पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है जहाँ पे आपका करंट अफेयर का सारा कॉन्टेंट सिक्योर रहता है। तो कहने का मतलब है करंट अफेयर के नोट्स वगैरह बनाना है, इसकी बहुत सारी टेंशन जो होती है वो आपकी समाप्त सी हो जाती है। एक ही जगह पे सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
लेकिन यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। तो 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे कैसे बन सकते हैं सवाल वो भी आपको जानने को मिलेगा। अखबार में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। बात हो रही है 28 नक्सलाइट्स को मार दिया गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू छत्तीसगढ़ के अंदर में, जब एक गन फाइट चल रही थी कल उस दौरान। तो यहाँ पर बोला यह भी गया है कि ये सेकेंड हाईएस्ट टैली होने वाली है जहाँ पे नक्सलवादियों को मारा गया है एक ऑपरेशन के अंदर में। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो नक्सल अफेक्टेड हैं। इसको लेकर यहाँ पर कई सारी स्टोरीज वगैरह भी क्रिएट की गई हैं, ऐसा यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो अभी कल भी यहाँ पर इस तरीके का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला और इस ऑपरेशन के अंदर में यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन्स देखेंगे तो ये वाला फोटो देखिए दोस्तों। इस फोटो में आपको ये क्लियरली दिखाई पड़ेगा छत्तीसगढ़ का ये जो पर्टिकुलर रीजन है, जैसे यहाँ पर ये रायपुर हो गया, उसके बाद जितने भी ये ब्लू कलर से रंगे हुए रीजन्स आपको दिख रहे हैं, ये वो रीजन्स है जहाँ पर पिछले कुछ समय में बहुत सारे मॉइस्ट को मारा गया है, नक्सलवादियों को मारा गया है। अब देखिए यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर लिए, चाहे नक्सल यूज़ कर लो, चाहे यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मॉइस्ट का, है ना। तो मॉइज़म, नक्सलवादी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये वर्ड आपने सुना होगा। सब यहाँ पर इसका मतलब एक ही होता है। क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ ये एनकाउंटर हुआ, कई सारे यहाँ पर लोग मारे गए इसमें, और एक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स हैं वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हुए हैं। और ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। जैसे आज 5 अक्टूबर है तो कल थी दोस्तों यहाँ पर 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर में 28 मॉइस्ट को मारा गया है बस्तर वाले एरिया में, और अभी तक की ये दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी यहाँ पर इनको देखने को मिली है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 सितंबर की बात करेंगे तो 9 मॉइस्ट को मारा गया था दंतेवाड़ा वाला रीजन में, ठीक है, ये वो आपको देखने को मिलेगा अगेन छत्तीसगढ़ का पोर्शन। फिर 16 अप्रैल को दोस्तों अगेन 29 मॉइस्ट को मारा गया था, ठीक है, कहाँ पर, नारायणपुर और बीजापुर के अंदर में। फिर 10 अप्रैल को 12 मॉइस्ट को मारा गया था, गन डाउन किया गया था। और उसके बाद अब यहाँ पे 2 अप्रैल को भी आप देख पाएंगे 13 मॉइस्ट को मारा गया बीजापुर के अंदर। तो लगातार पिछले कुछ महीनों में बड़े खतरनाक ऑपरेशंस चलाए गए हैं जहाँ पर मॉइज़म जैसी चीज़ों को समाप्त करने के ऊपर हमारा एक स्पेशल फोकस है, और एनकाउंटर लगातार बढ़े हैं क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि हम यहाँ पे ये जो नक्सलवाद है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। क्योंकि आज के समय पर बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अब ये दिक्कत कैसे देखने को मिलता है, देखो ये जो ऑपरेशन चले हैं ना, इसमें यहाँ पर जो गोलियाँ चली हैं, इसमें इतने सारे मॉइस्ट मारे गए हैं। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, और पहले दोस्तों कई बार हमारे जवान शहीद हो चुके हैं ऐसी लड़ाई लड़कर। तो इतना ज़्यादा भयंकर सिनेरियो क्रिएट होता है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये होता क्या। आइए मैं आपको बेसिक तौर पर बताता हूँ। इसको हम लेफ्ट विंग टेररिज्म भी कह सकते हैं, इसको हम रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये ना होता क्या, एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है, एक प्रकार की आइडियोलॉजी, एक सोच, और वो सोच चल रही है कुछ लोगों में, और लोग अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए अपने ही इसी वाली सोच में दूसरे लोगों को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं एक बढ़िया मौका देखकर। अच्छा, ये सोच क्या है, इस सोच के अंदर में ये होता है कि एक इंसान ये चाहता है कि एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया जाए, एक नई क्रांति लेकर आई जाए, और उस क्रांति में जो गवर्नमेंट वगैरह ये सब हटा दिया जाएगा और ये अपने हिसाब से रूल करेंगे। और जो क्रांति होगी ना वो वॉयलेंस भरी होगी, क्योंकि इनका मेन पर्पस क्या है, हथियार हाथ में उठाएं और उस हथियार से यहाँ पर गवर्नमेंट को हटाया जाए। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो ग्रुप्स हैं क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करते हैं, ताकि अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकें। ठीक है, गवर्नमेंट हटा के अपना रूल यहाँ पर ये बनाना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, ये मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। देखो ये जो मूवमेंट है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ 1967 में, जब एक पूरा केस हुआ था नक्सलबारी के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में गांव है नक्सलबारी, वहाँ पे वहीं से शुरुआत होती है। इस वजह से यहाँ पर इसको हम कई बार नक्सलिज्म भी बोल देते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा। अब दोस्तों बोला यह जाता है कि इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो प्रेजेंस है भारत के अंदर में वो बहुत ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बोला कि आज भी 10 राज्यों में, और उन 10 राज्यों के अंदर 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरीके के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये सब पर्टिकुलर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे।
इसमें से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जहाँ पे हालात और गंभीर हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स भी होते रहते हैं और लगातार यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो पनपा है और एक्सपेंशन भी उसका हुआ है। सवाल यह है कि सर एक्सपेंशन हुआ है, हमने ये सुना, तो कारण क्या है आखिरकार कि क्यों अभी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बचा हुआ है और क्यों यहाँ पर बढ़ जाता है? इसके पीछे के रीजंस हैं बहुत सारे। सबसे पहला रीज़न है इनइक्विटेबल डेवलपमेंट। देखो होता यह है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो सभी एरियाज़ अंडर डेवलप हैं, है ना। वहाँ पे गवर्नमेंट का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है। जैसे मैंने बोला, लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स हैं, लोग जो है गरीबी में है, बेरोज़गारी है ना। लोग वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, यानी कि कुपोषण है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, सोसाइटी से बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप को, मतलब ऐसा जो एरिया होता है ना जहाँ पे लोग अलग है, लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसे एरिया को टारगेट भी करा जाता है ऐसे ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी वाले लोगों से, है ना। ये लोग यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी में इन लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं। और कई बार होता क्या है, ऐसे ही लोग यहाँ पर जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रह रहे हैं, और उस जंगल से जो भी यहाँ पर बन रहा है, जंगल से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी प्रोडक्शन को यहाँ पर वो बेच बाच के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के मान लो यहाँ पर नियम आ गए और बोला कि भाई अब हम अपने पेड़ को बचाने वाले हैं, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर जंगल में से जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी उनको हटाया जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को हमने जंगलों से हटा दिया। अब जब जंगल से हटाए गए, उनमें गुस्सा भर गया कि भाई एक ही जरिया था हमारा जीने का, आपने यहाँ पर ये कर दिया। अब क्या होता है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो इन्हीं लोगों को अप्रोच करेंगे, कहेंगे कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, हम सपोर्ट करेंगे आपको, लो ये पैसा, इतनी रिक्वायरमेंट है, और लो ये हथियार, खड़े हो जाओ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दोस्तों इस तरीके से बढ़ता चले जाता है। तो रीज़न पहला यहाँ पर है प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना। दूसरा, गवर्नमेंट डेफिसिट। कई बार यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस ना होना, एडमिनिस्ट्रेशन ना होना, प्रॉपर सर्विस ना देना उस एरिया में, जहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशन काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं, या वहाँ पर है ही नहीं स्टेट इंस्टीट्यूशन, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो पनपेगा ही। जब लोग हैं ऐसे, तो यहाँ पर वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाएंगे ही इस चीज़ को, क्योंकि मौका मिल रहा है। फिर बात आती है यहाँ पर आइडियोलॉजिकल अपील की। मामला यह है कि आखिरकार ये सोच आई कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर यह बोला जाता है कि यहाँ पे जो इंस्पिरेशन लिया गया है इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, वो लिया गया है माओ जेडोंग की टीचिंग से। माओ जेडोंग जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर हैं, है ना, वहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया और वही चीज़ें आज के समय पर चल रही है। समझ गए। बहुत सारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है भारत में अलग अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ में, जिन्होंने पहले भी कई बार कोशिश की है भारत को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने की, और अभी भी यहाँ पर कोशिश बहुत सारी जगह पर चल रही है, बट उसके खिलाफ में खड़ी है हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है, जो यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेशंस आज के समय पर चला रहे हैं। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंडिया में जो ये मॉइस्ट वगैरह है, इसको लेकर एक प्रॉपर पार्टी भी है। नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको लेकर पूरा विकीपीडिया का एक पेज है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आगे ब्रैकेट में मॉइस्ट लिखा है, ध्यान रखिएगा। इस पार्टी को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस पार्टी का मेन पर्पस यही था। देखो, इस पार्टी को बनाया गया था 21 सितंबर 2004 में, और इसमें कई सारी पार्टीज को आपस में मर्ज कर दिया गया था, जिसमें माइस्ट, कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, ये सब थे। लेकिन भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि इसका मेन टारगेट ही कुछ और है। तो इस पार्टी को इवन यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोस्तों, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको आतंकवादी संगठन यहाँ पे घोषित कर दिया गया था पहले ही। समझ गए। तो ये बात यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, बैंड इसको हम लोगों ने 2009 में ही कर दिया था। क्वेश्चन यह है कि तो मतलब यह है यहाँ पे मामला सुधारा जा सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्शन ले लें तो। हाँ, सोच तो आप सही रहे हैं। तो गवर्नमेंट आखिरकार कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है सिनेरियोस को सुधारने के लिए, तो चलिए ये समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप देख पाएंगे तो हमने अपने सीएपीएफ फोर्सेस जो हैं इनको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सीएपीएफ में, जैसे सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आपको देखने को मिल जाएगी, इनको बढ़ाया गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ में, ताकि ये जो एक्टिविटीज़ हैं आगे और ज़्यादा एक्सपैंड ना हो। समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये भी बोला जाता है कि हमने स्टेट पुलिस को अपना बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। गवर्नमेंट ने लगातार फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया है अपने स्टेट्स को, ताकि अपनी पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर सकें, उनको नई नई जो इक्विपमेंट्स है वो दे सकें, ट्रेनिंग दे सकें कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों से लड़ना है। फिर कुछ स्पेशल यूनिट्स हमने बना रखी है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोबरा कमांडोज हैं, ग्रे हाउंड्स है,
ये सब चीज़ें यहाँ पे अलग अलग स्पेशल यूनिट बनाई गई ताकि जो नक्सलाइट लीडर्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों को रोका जा सके, ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए दोस्तों कई सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सरकार ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जहाँ पे कई सारी स्कीम जैसे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, ताकि जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच सके, है ना, लोगों को यहाँ पर जीने का एक अवसर मिल सके, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि उनमें यहाँ पर ये सोच ही ना आए कि नहीं हम अपने हिसाब से रूल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात आती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रही है यूथ को, स्पेशली यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ की हम बात कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर अच्छे से स्किल को गेन करके अच्छी एम्प्लॉयमेंट वगैरह गेन कर सकें। फिर है सस्टेनेबल लाइवलीहुड का प्रमोशन करना, इसमें वन धन विकास केंद्र, फिर उसके अलावा MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहाँ के तहत क्या हो रहा है कि हम रोज़गार देने की बात कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो ये आइडियोलॉजी है दोस्तों, वो इसका एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगा। ये बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे और भी मेजर्स सरकार के थ्रू चलाए गए जहाँ पे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उस मेजर में क्या क्या है, जैसे हमारी स्मार्ट पुलिस बनाई गई है। अब ये जो स्मार्ट वर्ड है ना, इसका अपने आप में एक फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टैक्टिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट पुलिस का मेन पर्पज़ यही है कि जितनी भी हमारी पुलिस है उसकी जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उनके प्रॉपर तरीके से डेटा प्रोवाइड करवाया जा सके, है ना, जो नई फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा सके, ऑनलाइन रिपोर्ट्स, टेलीफोन रिपोर्टिंग यूनिट्स, फॉल्स अलार्म रिडक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं वो मॉडर्नाइज तरीके से उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। और ये जो पिछले कुछ समय पर किया गया है, इन सब चीज़ों की वजह से दोस्तों लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थोड़ा सा कम भी हुआ है इंडिया के अंदर में। हम देख पा रहे हैं 2022 में इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं इसमें एक बहुत बड़ा रिडक्शन हुआ है। 75% से जो ये केसेस है कम हो गए हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ये केसेस देखने को मिलते थे नक्सलवाद के, आज के समय पर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो ट्राइबल पीपल हैं इनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ को, यहाँ पे इनकी जो ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत हैं, वो हमें पूरा करना होगा। कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाने होंगे उसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लोग पीड़ित हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये देना होगा, तभी हम इस तरीके के माउस प्रोपेगेंडा को यहाँ पर टैकल कर पाएंगे। ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना होगा, है ना, हमें फोकस करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में, उनके विकास के ऊपर में। तो फिर यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो रुक पाएंगी। ये बेसिकली यहाँ पर आगे मतलब एज अ सोल्यूशन बताया गया है। तो आर्टिकल हमने पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल के पीछे ये सारी बातें जाननी ज़रूरी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग तरीके सवाल बन सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप देखो, एक सवाल ऐसे बन सकता है आपका, है ना, क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द नक्सलाइट मूवमेंट। इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो नक्सलाइट मूवमेंट से सीधा एसोसिएटेड है। पहला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, या चौथा है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आंसर नंबर C यहाँ पर इसका सही है। ध्यान रखना है ये CPI सब अलग है, मार्क्सिस्ट CPI ये अलग है। हम लोग स्पेशली बात कर चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के बारे में, जिसको बैन कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर C जो है ये हमारा सही है। यही बेसिकली नक्सलाइट मूवमेंट से एसोसिएटेड ग्रुप है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट, CPI, ऐसी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अब पहले से क्लैरिटी मिल गई है आपको, हाँ भाई यहाँ पे आपका दिमाग खुल चुका है पहले से कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिए एक ऑपरेशन ग्रीन हंट है, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसी बीच में ही आर्टिकल में छिप गया है कहीं जल्दी जल्दी में, लेकिन कोई बात नहीं। ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपसे पूछा गया है। क्या हम लोग यहाँ पे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, या नक्सलवादियों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, या रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B दोस्तों, एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये ऑपरेशन ग्रीन हंट। ध्यान रखिए, ठीक है, जहाँ पे हम नक्सलवादियों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चलाएं। तो इस ऑपरेशन के बारे में ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने वहाँ नहीं पढ़ा तो एक चीज़ यहाँ से एक्स्ट्रा जानने को मिल गई है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये एक बड़ा फ़ायदा है। चलिए अब आता है दोस्तों, ये तो हो गई बात प्रीलिम्स की, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रिपरेशन जो होती है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में होती है ना, अलग अलग थोड़ी होती है। तो इस आर्टिकल को हम मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। अब वो मेंस के लिए आंसर आपको लिखना होगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि इवेलुएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। जितने भी ये LWE अफेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पे सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ह्यूमन राइट्स के सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, पहले तो ये बताइए। फिर डिस्कस कीजिए कि आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट अच्छे से पढ़कर एक सुंदर सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन क्या है? वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का मूल्यांकन कीजिए, चुनौतियों पर चर्चा करें और सुधारों का प्रस्ताव दें। 250 शब्दों में लिखना है और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप इन आंसर्स को सबमिट कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे सबमिट कर रहे हैं। आंसर सबमिट करने के साथ साथ मेक श्योर करा कीजिए, आपस में एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप सभी लोग उठा सकें। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो एक आर्टिकल हमने कंप्लीट किया, 2 आर्टिकल कंप्लीट किए वैसे, तो इसी तरीके से प्रिपरेशन आपकी चलेगी। क्वेश्चन साथ साथ में यहाँ पर बताता चल रहा हूँ और बाकी आप कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहते हैं कि भाई क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या करना है। कई सारे लोगों का कहना यह है कि सर जो क्वेश्चन है इसका आंसर मत दो, है ना, कि क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में लगा दो, हम अपने हिसाब से आंसर देंगे इसके, फिर चेक करेंगे कि आंसर सही है गलत है। आप उसके ऊपर अपने राय दे सकते हैं। बाकी साथ ही साथ अगर मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, ये सही लग रहा है आपको तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तो होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो पाकिस्तान जाने वाले हैं फॉर द SCO मीटिंग। बड़ा इंतज़ार था इस आर्टिकल का। हुआ ये था कि भाई देखो, आज से ना कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने इनवाइट किया PM मोदी को। ये देखो उस समय का आर्टिकल भी है। तो पाकिस्तान ने इनवाइट किया PM मोदी को कि भाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अब की बार इस्लामाबाद में होगी, तो आओ चलो अब की बार मीटिंग अटेंड करना। तो PM मोदी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस जो संबंध है वो इतने अच्छे हैं नहीं। पिछले कुछ समय पर जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ पाकिस्तान ने दिखाई है ना, वो बहुत ही शर्मनाक हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पर मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ डिसीजन बनाया गया था। बट अभी के समय पर क्या होता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी कि मैंने पहली बात जब ये आर्टिकल पढ़ाया था ना, तब बताया भी था कि हो सकता है कि जो जयशंकर जी हैं वो जाएं। तो फाइनल हो चुका है, जो एस जयशंकर हैं वो जाने वाले हैं इस्लामाबाद में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ये मीटिंग दोस्तों आपकी अक्टूबर में 15 से 16 अक्टूबर तक चलने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना यहाँ पर यह है कि एस जयशंकर जी की जो ये विजिट होगी, ये बेसिकली केवल और केवल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्कशन होना है उसी के लिए होने वाली है। बाकी कोई और इसका पर्पज़ नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर आप सोच रहे हैं पाकिस्तान के साथ में कोई बायलैटरल बातचीत होगी, तो ऐसा कोई भी बायलैटरल मीटिंग वगैरह हम नहीं करने वाले हैं। हम सीधा सीधा यहाँ पे जो भी मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा वो करेंगे और मामला ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे कोई बातचीत हमें करनी नहीं है उनके साथ में। दूसरी बात, अगर आप एक चीज़ और देखेंगे कि क्या SCO मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाते हैं, तो आप सोचेंगे क्यों नहीं जाते होंगे, नॉर्मली तो है, चले जाते होंगे, हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से, लगभग लास्ट टाइम 2015 हुआ था। 2015 में जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो पाकिस्तान गई थी, सुषमा स्वराज जो थी उस समय पर हमारी ये मिनिस्टर, तो उन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो अब यहाँ पर दोस्तों कई समय बाद या कई सालों बाद यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं देश के, वो अटेंड करेंगे इस SCO की मीटिंग को। बाकी जब मीटिंग चलेगी तो जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी धमाके होंगे, वो सब पता चलेगा कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है। तो तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा सभी लोगों को। आप दोस्तों वेट तो कर लेंगे, लेकिन ये आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहेगा। तो एग्जाम के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हम तो रेगुलर डिस्कस कर भी रहे हैं यार, आपको पता होना चाहिए SCO क्या है। इसको लेकर UPSC, ध्यान से सुनना, UPSC प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुका है, मेंस में भी सवाल पूछ चुका है, और आज फिर से मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो SCO को लेकर सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये जो ग्रुप है दोस्तों, ये वैसे तो 2001 से पहले का ग्रुप है, लेकिन पहले हम इसको SCO के नाम से नहीं जानते थे। पहले इसको केवल शंघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। तो 1996 में वैसे ही ग्रुप बनता है, लेकिन उस समय पर शंघाई 5 के नाम से जानते थे, क्योंकि इसमें 5 देश हुआ करते थे। वो 5 देश कौन कौन से हैं याद करिए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ये 5 देशों का ग्रुप स्टार्टिंग में बना। फिर आ गया साल 2001। साल 2001 में इन 5 देश ने मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि भाई
जो यहाँ पर उज़्बेकिस्तान है ना, इसको ऐड करने के लिए डिसाइड किया गया 2001 में। उज़्बेकिस्तान के पड़ोसी देश जितने भी हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये तो इसमें थे, सोचा इसको भी ज्वाइन करवा लें। तो 2001 में उज़्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। अब 2001 में जब उज़्बेकिस्तान ज्वाइन कर गया तो 5 से हो गए इसमें 6 देश। अब शांघाई 5 नाम अच्छा थोड़ी लगेगा, मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए नाम बदलकर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। समझ गए। फिर दोस्तों यहाँ पर 6 तो मेंबर हो गए। बाद में साल 2017 में क्या होता है, एक मीटिंग होती है अस्थाना में, और उस मीटिंग के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं इस पूरे ग्रुप को। दोनों एक साथ इसके फुल टाइम मेंबर बन गए। तो 6 हो गए थे, अब 7 8, ये बेसिकली यहाँ पर 8 मेंबर हो गए इसके अंदर में। फिर 2021 में दोस्तों अनाउंस किया गया ईरान भी इसका मेंबर बनेगा। नाउ फाइनली ईरान इसका मेंबर बन चुका है आज के समय पर। तो इसमें हो गए टोटल यहाँ पर 9 मेंबर। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 9 मेंबर के साथ अभी क्या हुआ है, 2024 की बात करेंगे, इस साल की बात करेंगे, थोड़े महीने पहले बेलारूस को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो बेलारूस के जोड़ने के बाद में तो यहाँ पर हो गए टोटल 10 मेंबर। तो ध्यान रखिए, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो कौन कौन से मेंबर हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान एंड उज़्बेकिस्तान, प्लस बेलारूस को और ऐड कर लो। अभी तक बेलारूस इसमें एक ऑब्जर्वर कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है। भाई रशिया का पड़ोसी है। आज अगर व्लादिमीर पुतिन बोल दें अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के लीडर हैं कि भाई हमारे मर्ज हो जाओ, तो मर्ज हो जाएंगे। वो इतने करीबी दोस्त हैं दोनों। तो बेलारूस यहाँ पर इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे एससीओ के अंदर में 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑब्जर्वर कंट्री रह चुकी हैं। ऑब्जर्वर कंट्री में आपका अफगानिस्तान भी है और मंगोलिया भी है। ये फुल टाइम मेंबर नहीं है, एज अ ऑब्जर्वर कंट्री है ना। तो यहाँ पर ये जाते रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एससीओ के बारे में क्लियर हो गया। क्वेश्चन बन जाएगा कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल करंट टाइम पर 10 मेंबर हैं। ये आप देख पाएंगे, विकीपीडिया का पेज है। बेलारूस ने जुलाई 2024 में ज्वाइन किया, तो टोटल हो गए इसमें 10 कंट्रीज। क्लियर। अब आगे की बात सुनिए। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को बनाने का मेन पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, जरा ये बताइए सर। तो एससीओ का मेन पर्पस है कि जितने भी ये 10 देश हैं इनके बीच में म्यूचुअल सपोर्ट प्रोमोट करना, आपस में कॉपरेट करना। कॉपरेट किस बात पे करना, कोई चीज़ तो होगी जिसको लेकर कॉपरेशन करा जाएगा। हाँ बिल्कुल, व्यापार हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये सब जो चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेकर ये देश आपस में मिलकर काम करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाएंगे, है ना। और दोस्तों ध्यान रखिए, एससीओ की जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो क्या है, रशियन और चाइनीज़, ये 2 भाषाएं यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है, मेन हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में है, ये भी बात ध्यान में रखिए। अब एससीओ के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि जितने भी ये देश हैं इनके रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करना, आपस में कोऑपरेशन को प्रमोट करना, जितना भी ये इनका पूरा रीजन है उसमें एक शांति को प्रमोट करना, स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, है ना, एक डेमोक्रेटिक इक्विटेबल यहाँ पर इंटरनल सिनेरियो क्रिएट करना। ये सब मेन पर्पस है यहाँ पर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया डिस्कशन दोस्तों आर्टिकल का। अब सवाल कैसे बनेंगे आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं 2022 में यूपीएससी यहाँ से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उस समय का। यहाँ पे सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग, आपके पास में 3 अलग अलग ग्रुप्स के नाम हैं, बताना है कि बताओ इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जी बिल्कुल भारत है इसका मेंबर। दूसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसका भी हिस्सा है। तीसरा, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अरे पढ़ लिया है हमने, 2017 में भारत इसको ज्वाइन कर चुका है। तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। देखो 2022 में कैसे सवाल पूछा गया, समझ गए इस बात को। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, कि बताइए जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो कौन से शहर में है, बीजिंग, ताशकेंत, मॉस्को या बिश्केक। तो सही उत्तर क्या है, चाइना का बीजिंग है, जहाँ पे इसका मेन हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। फिर एक क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें टेक्निक बदल गई। अब सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपसे पूछा गया था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेकर, याद है यूपीएससी का सवाल है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा, कुछ कंट्रीज के नाम दे दिए गए, पूछा बताओ इनमें से कौन सा एक इसका मेंबर नहीं है, जिसका उत्तर था ईरान, है ना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर ये 4 देशों के नाम है, बताइए इन चारों में से कौन सा इसका मेंबर नहीं है। भारत इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है या जापान नहीं है।
तो आप सोच रहे होंगे यार मेंबर तो अफगानिस्तान भी नहीं है, मेंबर तो जापान भी नहीं है, लेकिन यहीं पे आपको पता है कि हमने पढ़ा था अभी ऑब्जर्वर कंट्री के बारे में। फुल टाइम मेंबर तो 10 हैं एससीओ के, लेकिन एक ऑब्जर्वर कंट्री भी तो है अफगानिस्तान और मंगोलिया, दो बेसिकली ऑब्जर्वर कंट्री हैं। तो अफगानिस्तान कुछ नहीं तो ऑब्जर्वर कंट्री है, तो यहाँ पर इसका मेंबर के तौर पर देख लिया जाएगा, ऑब्जर्वर मेंबर है। लेकिन जापान का कहीं पे भी रोल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जापान इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो यहीं पे घुमा घुमा के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए मेंस का सवाल, यही टॉपिक कितना रेलिवेंट हो चुका है। 2021 में मेंस में यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ। सीधा सीधा यहाँ पर आपको लिख कर दिया गया, ठीक है, लिख के दिया ना, उद्देश्य क्या है एससीओ के वो बताइए, एंड एससीओ का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है वो यहाँ पर बताइए। चाहो तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और जाके वहीं टेलीग्राम पे सबमिट करना, जहाँ पे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए दोस्तों अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज के ही अखबार में पेज नंबर 11 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है ऑन द क्रिटिकल मिनरल। अब क्रिटिकल मिनरल तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन भारत अमेरिका ने ये अग्रीमेंट क्यों साइन किया है जरा ये सुनिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल का जो पूरा सेक्टर है, यहाँ पर चाइना सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। चाइना के पास में एक मोनोपोली है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक सिंगल बेचने वाला है, खरीदने वाले हजारों हैं, उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया। कब साइन किया गया? कल ये एमओयू साइन हुआ है, जहाँ पे फोकस क्या है कि ये दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल की जो सप्लाई चेन है उस मामले में अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। स्पेशली कुछ और कंट्रीज़ को भी खोजा जाएगा जहाँ से हम क्रिटिकल मिनरल्स को निकाल सकें और उन क्रिटिकल मिनरल्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें। लेकिन आप सोचोगे चाइना का डोमिनेशन है, बाकी देशों के पास में है नहीं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आखिरकार क्रिटिकल मिनरल है क्या जो दुनिया इसके पीछे लग रही है? आज के समय पर सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ किसी भी देश के लिए है तो वो उसके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। मिनरल्स वो खनिज पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग कई सारी जगहों में होता है। तो पता है आज के समय पर कई सारे देश हैं जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हमारे देश के लिए इतने मिनरल्स क्रिटिकल हैं, यानी इतने मिनरल्स ज़रूरी हैं। जैसे अमेरिका बोलता है हमारे देश के लिए 35 मिनरल क्रिटिकल हैं, ज़रूरी हैं। ऐसा क्या है उन मिनरल में? तो ये मिनरल क्या हो सकते हैं? लिथियम हो सकता है, लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल है। अब क्या उपयोग होता है लिथियम का, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। बैटरीज बनाई जाती हैं और बैटरीज नहीं बनेंगी तो आधा काम बेकार हो जाएगा। आज आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये सब चला रहे हैं, बैटरीज डल रही हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी डलती है। फिर हीलियम का यूज़ हो रहा है एमआरआई के अंदर में, पोटाश का यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र में, उसके अलावा इंडियम का यूज़ हो रहा है एलसीडी स्क्रीन्स बनाने में, स्ट्रॉन्शियम का यूज़ हो रहा है पटाखे बनाने में, यूरेनियम का यूज़ हो रहा है रेडिएशन थेरेपी के अंदर में। तो ये सब क्रिटिकल मिनरल्स ही तो हैं, ये बहुत ज़रूरी पदार्थ हैं, इनके बिना ज़िंदगी नहीं चलने वाली आज के समय के हिसाब से। और इन मिनरल्स का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। अब मान लीजिए किसी भी देश के लिए ये 5 सेक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। भाई किसी भी देश का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, दूरसंचार विभाग ज़रूरी है नहीं है? बिल्कुल है। एनर्जी सेक्टर, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी? फिर डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये पाँचों के पाँचों मेजर वो सेक्टर्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स पर ही डिपेंडेंट हैं। और किसी भी देश के पास में क्रिटिकल मिनरल्स की कमी होगी, अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो मिनरल्स उसके पास में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये सेक्टर्स ग्रो नहीं करेंगे, तो ओवरऑल उसकी इकॉनमी इंपैक्ट होती हुई नजर आएगी। तो आज चाइना के पास में भरपूर मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो हम यहाँ पर यही डिसाइड कर रहे हैं इंडिया और यूएसए कि हमें यहाँ पे नया तरीका ढूंढना होगा। चाइना के मोनोपोली के ऊपर में हम आज के समय पर डिपेंडेंट हैं, वहाँ से हटना होगा। और इसके लिए थर्ड कंट्री को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में मान लो, क्योंकि हमारे देश में भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं लेकिन बहुत कम है। दूसरी तरफ अफ्रीका के अंदर में बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल देखने को मिलेगा। जैसे मोरक्को के पास में अकेले दुनिया का 70% फॉस्फेट है, गिनिया के पास में अकेला 23% दुनिया का बॉक्साइट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भूल गए क्या? दुनिया का 50% कोबाल्ट का यहाँ पर मतलब भंडार रखा है, दुनिया का 50% कोबाल्ट। और पता है कोबाल्ट का इस्तेमाल भी हम बैटरीज बनाने में ही करते हैं लिथियम के साथ में। कोबाल्ट बहुत ज़रूरी है बैटरीज के लिए, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, अफ्रीकन और भी कई सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। एक बेल्ट है अफ्रीकन कॉपर बेल्ट करके, डीआरसी, जाम्बिया कंट्रीज है, इनके पास में दुनिया का 6% कॉपर है।
तो भारत यूएसए डिसाइड कर सकते हैं आज के समय पर कि कैसे यहाँ पर अफ्रीका से इस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स को निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो है इसका यूज़ किया जाए अपने देशों में, जैसा यहाँ पर आज के समय पर चाइना भी कर रहा है। और आज इंडिया के लिए अगर आप देखोगे तो ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं हमारे दूसरे देशों के ऊपर में, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आज हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर में। ये क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं ये आप जान गए। कई सारे देशों की अपनी अपनी लिस्ट है। क्या भारत की कोई लिस्ट है? जी बिल्कुल, भारत की भी लिस्ट है। भारत की लिस्ट में टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। भारत बोलता है कि हमारे देश के ग्रोथ के लिए ये 30 मिनरल चाहिए, और वो 30 मिनरल की लिस्ट ये है। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लिस्ट आपके सामने है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास में इतना ज़्यादा बड़ा एक्सेस नहीं है। चाइना के पास में यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास में इतना ज़्यादा भारी रिजर्व्स नहीं है। तो इंडिया के पास में ना ही लिथियम के इतने रिजर्व्स हैं, ना ही कोबाल्ट के। लिथियम का रिजर्व मिला भी तो यार उसको निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। तो कोबाल्ट वगैरह हो गया, दूसरे रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, तो ये सब चीज़ों की कमी है हमारे पास में। और हम लोग कहीं ना कहीं ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर लिथियम हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, इन सब को इम्पोर्ट किया जा रहा है। और मैक्सिमम चीज़ें चाइना से भी इम्पोर्ट हो रही हैं। चाइना कल मना कर दे कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस देश को, तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और ऐसा चाइना कर रहा है। चाइना इसको एज अ हथियार यूज़ कर सकता है, वेपन यूज़ कर सकता है। जैसा हमने एक एडिटोरियल थोड़े दिनों पहले डिस्कस किया था ना, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समझ गए? तो इसके लिए यहाँ पे भारत को काम करना होगा, और काम करते हुए हमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी भी बनानी होगी, जो एक एक्सपर्ट कमेटी हो, जो खोज कर सके इसके बारे में। बड़ी बड़ी माइंस जहाँ पे देशों में है उनके साथ में अग्रीमेंट कर सके, उन देशों से ये मिनरल्स निकाल सकें, लेकर आ सकें, अपने यहाँ पर खोज कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। ये सब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो क्योंकि सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन संभावना क्या है, कैसे कैसे सवाल आगे बन सकते हैं, तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक टर्म है क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल रेफर करता है मिनरल्स को, वो मतलब कहने का मतलब है क्रिटिकल मिनरल क्या है यार ये बता दो। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। क्रिटिकल मिनरल वो होते हैं जो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट और आराम से मिल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, है ना। प्रेजेंट तो है लेकिन आराम से मिलते नहीं है, ईजी एक्सेसिबल नहीं है। इसको एक्सप्लोर करना और मिल गए तो उसका एक्सट्रैक्शन करना, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए, उसकी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें सप्लाई का एक बहुत बड़ा रिस्क है। सप्लाई बहुत कम है आज के समय पर। यह बिल्कुल सही बैठता है जो अभी हमने पढ़ा उसके आधार पर, है ना, कि भाई ज़रूरी है इकॉनमी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपका डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सब इसमें आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। वैसे दूसरे ऑप्शन को देख लोगे तो क्रिटिकल मिनरल क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं? नहीं। क्या इनका यूज़ केवल कंस्ट्रक्शन में होता है? नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका मिल गया क्वेश्चन का। अब देखिए, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो सकता है जहाँ पे टेक्निक चेंज हो जाएगी, यूपीएससी वाला पैटर्न। सवाल यह है कि बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल मिनरल इज प्राइमरीली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब हम सोच रहे होंगे यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में जो बैटरी इस्तेमाल होती है उसमें तो लिथियम का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा हमने लिथियम के अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अभी कोबाल्ट के बारे में पढ़ा था, याद है कि भाई कोबाल्ट का यूज़ बैटरीज में किया जाता है। मैंने जब अफ्रीका वाला पढ़ाया आपको, जस्ट पहले पढ़ाया, नहीं पढ़ाया अभी। तो कोबाल्ट का यूज़ भी दोस्तों बैटरीज में होता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कहीं लिथियम ढूंढने बैठ जाओ यहाँ पर। समझ गए? चलिए, ये था हमारा आज का एक और आर्टिकल जो समाप्त हुआ। चलिए अब आते हैं पहले हम लोग अपने आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन में। हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पे एक बहुत ही ज़्यादा काम का एडिटोरियल है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। और आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर भी एडिटोरियल प्रेजेंट है, और कल भी अखबार में प्रेजेंट था, जहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हमारे देश में जेल का जो सिनेरियो है उसके ऊपर डिस्कशन किया है 11 जुलाई को। पता है, कल मुझसे लोग कह रहे थे कि सर आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया। 11 जुलाई को मैं डिस्कशन कर चुका था, टाइम का इशू हो गया था, और उसके बाद में इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स बनवा चुका हूँ, आपको आंसर राइटिंग लिखवा चुका हूँ। कोई बात नहीं, आज फिर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आराम से सब चीज़ें कवर करेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ में। अब जो एडिटोरियल है, हम केवल एडिटोरियल ऊपर से पढ़ के चला जाऊँ मैं, तो आपको हेल्प नहीं करेगा। इस एडिटोरियल में से आप कुछ काम की चीज़ें निकाल सको, उसके नोट्स बना सको, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे यूज़ कर सको, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। या केवल पढ़ के निकल जाओगे, कभी आर्टिकल दोबारा आप भविष्य में देखोगे नहीं उठाकर। ठीक है, ऐसे ही होता है सबके साथ में। क्या न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लिया तो देखोगे? नहीं, उसमें से जो नोट्स बना लेने हैं आपने, वही देखोगे आगे जाकर। चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में।
तो चलिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से प्रॉपर नोट्स के साथ में डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन पर आपको सभी चीज़ें नजर आएंगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बताया कि आज के समय पर भारत की जो जेल है, प्रिजन्स मतलब जो हमारी जेल होती हैं, और प्रिजनर मतलब कैदी हो गया, और प्रिजनर की जगह एक और वर्ड का यूज़ होगा इनमेट, उसका मतलब भी कैदी होता है। तो दोस्तों, हमारे भारत की जेलों में कुछ समस्याएं हो रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है कि कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए। और हाल ही में यहाँ पर एक जो पिटीशन है वो भी यहाँ पर फाइल किया गया। मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु से कुछ केस निकल कर आए। और पता है, ऐसे कुछ इंस्टांसेस रिसेंटली तेजी से बढ़े हैं। जैसा ये बोला जा रहा है, कुछ मध्य प्रदेश से केस निकल कर आए, कुछ दिल्ली से, कुछ तमिलनाडु से, जहाँ पर हमने जेल को एनालाइज किया और पता चला उन जेलों में भेदभाव हो रहा है। खाना पकाने का जो काम है, जो डोमिनेंट कास्ट है, अपर कास्ट है, उनको दे दिया गया, और जो लोअर कास्ट है, स्पेसिफिक लोअर कास्ट को, उनको यहाँ पर साफ सफाई की जॉब दी गई है जेल के अंदर में, कि भाई झाड़ू पोछा लगाने का काम है, टॉयलेट साफ करने का काम है, वो लोअर कास्ट को दे दिया गया। ये चीज़ें चल रही हैं जेल के अंदर में। आज भारत का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके ऊपर में इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को वो अपना रहा है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रैक्टिस को तुरंत रोकना पड़ेगा। क्योंकि कास्ट के बेस पर दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करना, ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों की देन है, उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब जेल वाले सिनेरियो की हम लोग बात करें तो, है ना। वैसे तो कास्ट सिस्टम पहले से देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर में, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि इससे यहाँ पे जो बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, लोगों के पास में जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार है, वो सब वायलेट हो रहे हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर ना कई सारे जो हमारे राज्यों के कह सकते हैं कि मैनुअल्स होते हैं जेल को लेकर, उसमें क्या क्या देखो देखने को मिला है, वो यहाँ पे बताया गया। एक आया है यहाँ पर, एक पिटीशन ये क्लेम करता है कि अलग अलग राज्य सरकारों में जो जेल हैं, उन जेल का मैनुअल देखो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, क्या क्या किस किस को सौंपा गया है। उस जेल में क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ज़बरदस्ती यहाँ पर जो लोअर कास्ट है उनसे ज़बरदस्ती लेबर का काम भी करवाया जा रहा है। फिर ऐसी दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल आया राजस्थान प्रिजन रूल्स 1951 का। तो 1951 का जो राजस्थान में जेलों का नियम था, उस नियम में यह दिया गया कि जो मेहतार्स होंगे उनको यहाँ पे टॉयलेट का काम दे दिया गया, और जो ब्राह्मण्स होंगे उनको किचन का काम दे दिया गया। तो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस नियम के अंदर में, वो बोला जा रहा है। फिर तमिलनाडु का भी ऐसा ही केस आया। तमिलनाडु में दोस्तों जो एक जेल है, सेंट्रल जेल, उस पिटीशन ने यह बताया कि वहां पर भी कास्ट के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इन कैदियों के अंदर में, इनके बीच में सेपरेशन कर दिया गया है, काम अलग अलग दिए गए, थेवार्स, नदार्स, पल्लार्स को। फिर वेस्ट बंगाल का जेल कोड आएगा। मतलब सभी जगह पे चल रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो वेस्ट बंगाल में भी जो बहुत सारे जो साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का काम है, वो यहाँ पर दिया गया है कुछ प्रिजनर को जो मेथर या हरी कास्ट के हैं, फिर चंदाल कास्ट के हैं, या दूसरी कास्ट के हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2003 के हमारे पास में कुछ मॉडल प्रिजन रूल्स हैं, कुछ नियम वगैरह हैं, गाइडलाइंस वगैरह हैं। पिटीशन हमारी ये बोलती है कि 2003 का जो नियम है, जो इंपॉर्टेंट मैनुअल है, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, वहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग कास्ट के आधार पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिटीशन का आर्ग्यू करना यह भी है कि जो व्यक्ति के साथ में ये हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट का तो फिर वायलेशन ही हो रहा है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर ये जो मामला है वो चल रहा है। और फिर यहाँ पर मांग की गई इस पिटीशन में कि भाई आप तुरंत एक्शन लीजिए, और जितने भी ये भेदभाव के जितने प्रावधान अपनाए जा रहे हैं इन जेलों के अंदर में, उसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ये सुनिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच बैठती है, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने भी ये पाया कि हाँ, 10 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनका जेल का जो पूरा मैनुअल है, गाइडलाइंस हैं, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ज़बरदस्ती लेबर का काम करवाया जा रहा है। वो 10 राज्य कौन से हैं? इसमें है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब एंड तमिलनाडु। ये सब स्टेट्स आपको नजर आएंगे। तो कास्ट के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, सेग्रीगेशन है, या जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं उनके साथ में जो बुरा ट्रीटमेंट है, ये सब मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसको तुरंत यहाँ पे इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए ये बोला कि तुरंत यहाँ पर इसको ठीक कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा इन स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, इनसे यहाँ पर मांगा है जवाब कि बताइए भैया ये जो है मामला क्या है, इस पर आप क्या बोलेंगे, जिसको लेकर अभी कल आर्टिकल भी पब्लिश हुआ। ना सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार इतने सारे नियम कैसे यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ कर देते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हम जेलों के सिनेरियो की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो अभी भी यहाँ पर कॉलोनियल लेगेसी के बेसिस पे चल रहा है। जो अंग्रेज़ किया करते थे वही चीज़ हम अपना रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हमेशा से फोकस किया है कि किसी भी मतलब जेल में क्या है, पनिशमेंट ही देना है। किसी को सुधारा भी तो जा सकता है ना, हम उसको ठीक कर सकते हैं पनिशमेंट ना देकर, पनिशमेंट तो मिल ही रही है। तो जो प्रिजन एक्ट है दोस्तों 1984 का, ये एक्ट लगभग 130 साल पहले का है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो उस समय के हिसाब से बनाई गई हैं। इस एक्ट के अंदर में रिफॉर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसमें रिफॉर्म्स की कमी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रिजनर्स के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे जो लॉज हैं बहुत सारे हैं जो हम अपना रहे हैं, इन लॉज को सुधारना होगा और ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है इनको रोकना होगा। ह्यूमन राइट्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। नाउ अब बात आती है प्रिजन मैनुअल्स की, कि यहाँ पे जो हमारे राज्य सरकारों के जो ये गाइडलाइंस है, जो ये नियम वगैरह इनके मैनुअल हैं, है ना, इसके अंदर में सुधार करने की ज़रूरत है। समझ गए? इसमें ऐसा जो चीज़ यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन का यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर में कई सारे प्रावधान हैं जहाँ पे वो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की पूरी तरह से रोक लगाता है, उसको प्रोहिबिट करता है, लेकिन हम फिर भी उसको अपना रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमारे राज्यों को जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 का, जिसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ किया था, और जो ये वाला नियम रिलीज़ हुआ था ये नेल्सन मंडेला रूल्स के आधार पर रिलीज़ हुआ था, तो ये अपनाओ। या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी यहाँ पर ये इसी रूल को अपनाया है जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम अपना सकते हैं। कोर्ट को यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन करना होगा और जितनी भी ये डिस्क्रिमिनेशनरी प्रैक्टिस हो रही है, जितने भेदभाव हो रहे हैं, इसको यहाँ पे रोकना होगा। फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के हैं उसको प्रोटेक्ट करना होगा, जो यहाँ पे कोर्ट ने रिसेंटली किया भी है। हमें एक प्रॉपर रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक ऐसी बॉडी जो यहाँ पर ट्रैक कर सके कि भाई इस मामले में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कहीं ये चीज़ें वापस से तो नहीं हो रही हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। प्रॉपर नोट्स के साथ में मैंने यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा एक एडिटोरियल हमारा कल वाला रह जा रहा था, मैंने बोला था ना कि कल का एक एडिटोरियल रह गया, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आ गए हैं, आज डिस्कस करते हैं। आर्टिकल था कि वाई इटली मैटर्स टू इंडिया, इटली भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा मैटर करता है, आइए समझते हैं। एंटोनियो बार्टोली ने इस आर्टिकल को लिखा है, जो कि खुद इटली के एम्बेसडर हैं टू इंडिया। लेकिन इस आर्टिकल की गहराई में जाएं, शुरुआत करेंगे सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स के साथ में कि भाई इटली की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए इटली की जब बात करते हैं तो कई सारे समुद्र से घिरा हुआ है इटली, जिसके पास एड्रियाटिक सी भी है, टारियन सी भी है, मेडिटेरेनियन सी भी है और दूसरे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ भी नजर आएंगी। जैसे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है यूरोप का मैप, ठीक है। यह है यहाँ पर इटली, इसकी कैपिटल है रोम। इसके आसपास कई सारे देश आपको नजर आएंगे, ये ग्रीस आपको नजर आएगा, है ना। यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यह है आपका टारियन सी और इधर है यहाँ पर आपका एड्रियाटिक सी, जिसकी हम बात कर रहे थे, समझ गए। और यह है इटली, क्लियर। अब उसके बाद दोस्तों इटली के आसपास कई सारी कंट्रीज जो उसके साथ में बॉर्डरीज को शेयर करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, होली सी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड। ये सब देश हैं जो कहीं ना कहीं जिसका लैंड बाउंड्री लगता है। फ्रांस का लैंड बाउंड्री लगता है, आप देख पाएंगे, स्विट्जरलैंड का लगता है, ऑस्ट्रिया का, स्लोवेनिया का लगता है। लेकिन समुद्र के माध्यम से भी तो कई सारी बाउंड्री लग रही है देशों के साथ में। जो समुद्र के माध्यम से बाउंड्री लगती हैं वो अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन, ट्यूनीशिया, इन सब के साथ में लग रही हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इस मैप में देखें तो ये आप देख पाएंगे, ये सब कंट्रीज़ हैं, है ना। तो इनके साथ में समुद्र की बाउंड्री लग रही नहीं लग रही है, ट्यूनीशिया के साथ में भी लग रही है, समझ गए। तो ये हो गया इसका लोकेशन। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैपिटल है इसकी रोम, डिस्कस कर चुके हैं। जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है वो है यहाँ का यूरो। मेजर माउंटेन्स की बात करेंगे तो एल्प की पहाड़ियाँ यहाँ पे नजर आती हैं। नदियों की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, 4 इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको इटली में देखने को मिलेंगी, एक पो, एडिगे, अर्नो एंड टाइबर। ये हो गई दोस्तों यहाँ पर इसके लोकेशन की बात। मतलब इस एडिटोरियल से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है उसकी तैयारी हमने कर दी। अब बात आती है मेंस में आपसे सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों भारत और इटली के संबंध के बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम इनका इतिहास देखें, कैसे यहाँ पर ये रिलेशन की शुरुआत होती है। इंडिया और इटली दोनों जो सिविलाइजेशंस हैं बहुत पुरानी हैं,
एंशिएंट सिविलाइजेशन, यहाँ की सभ्यताएं बहुत पुरानी है दोस्तों, है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारा मसालों का रास्ता हुआ करता था, स्पाइस रूट हुआ करता था पहले एंशिएंट समय पर, वहाँ पे इटालियन जो पोर्ट सिटीज़ हैं वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे, वहाँ से व्यापार हुआ करता था। एक वेनेशियन मर्चेंट थे मार्को पोलो, तो इनका यहाँ पर ये जब ये ट्रैवल कर रहे थे ईस्टर्न साइड पे, तो ये ट्रैवल करे भारत में भी 13वीं सेंचुरी में, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। फिर भारत और इटली के पॉलिटिकल रिलेशंस भी दोस्तों कुछ कम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के जो पॉलिटिकल रिलेशन है ये एस्टेब्लिश होते हैं 1947 में, और मार्च 2023 के अंदर में इंडिया और इटली ने अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया, अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। फिर बात आती है दोनों देशों के इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है, 2022-23 में ये $14.25 बिलियन तक पहुंचा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इटली आज दोस्तों पूरे यूरोपियन यूनियन में भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो व्यापार होता है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत इटली को एक्सपोर्ट करता है और इटली से इंपोर्ट भी करता है। जैसे जो मेन आइटम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इटली को, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लेदर, आयरन ओर, मोटर व्हीकल, टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरीज जैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और जो मेन आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं इटली से, उसमें आपका स्पेशल पर्पज़ के लिए मशीनरी हो गया, मशीन टूल, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट, या यहाँ पे कुछ और इंजीनियरिंग आइटम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, भारत इटली के सिक्योरिटी वाले रिलेशंस को देखेंगे तो इंडिया इटली के बीच में एक मिलिट्री कॉपरेशन भी हुआ है, एमसीजी। ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट मंच है जहां पे हम दोनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे के डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के ऊपर में हमेशा फोकस करते हैं, इसलिए भी यहाँ पर इटली इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखिए दोस्तों, इंडिया और इटली के रिलेशंस इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि हाल ही की बात है, थोड़े समय पहले की बात है, डिस्कस भी किया था हमने कि हमारी केंद्र सरकार ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट किया है इटली के साथ में। तो भारत और इटली के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है MMA करके, इसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के मेन प्रावधान, मेन प्रोविजंस क्या हैं, तो ज़रा उस प्रोविजंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, जब वो यहाँ पर अपना मतलब कि कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग वगैरह इटली के अंदर में, तो उनको टेम्पररी बेसिस पे रेसिडेंस दिया जाएगा अप टू 12 मंथ्स। या वर्कर्स की जब बात करते हैं तो वर्कर में भी यहाँ पर इटालियन साइड से एक प्रॉपर कोटा वगैरह दिया जाएगा नॉन सीजनल और सीजनल वर्कर्स को। फिर उसके बाद ये जो अग्रीमेंट है ये 5 साल तक रहने वाला है, जहाँ पे हम एक दूसरे के देशों में जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस माइग्रेशन को यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में आप देखोगे जो हमारा MMA एग्रीमेंट है, इस MMA एग्रीमेंट के बारे में ये कुछ यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे, जिसमें हम इटली के साथ में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होंगे, हमारे स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, बिजनेस पीपल, यंग प्रोफेशनल्स, इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के देश में ट्रैवल कर पाएंगे ज़्यादा तेज़ी से। जो कॉपरेशन है वो यहाँ पर मजबूत होगा, है ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो इरेगुलर माइग्रेशन होता है उसको लेकर जो कॉपरेशन है वो दोनों देशों के बीच में होगा। तो जो मामला है इस तरीके से आज के समय पर हैंडल किया गया है। नाउ अब आते हैं यहाँ पे आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया और इटली को लेकर जैसे एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल से ज़्यादातर आपके मेंस के ही प्रश्न बनते हैं, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सवाल यह है कि एनालाइज द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली। दोनों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है, एंड व्हाट आर दी मेजर सेक्टर्स ऑफ कोलैबोरेशन, कौन कौन से मेजर सेक्टर हैं कोलैबोरेशन के, और कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के जो रिलेशन से, एक दूसरे की जो कह सकते हैं कि टाइज आज के समय पर एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके माध्यम से ये आपने बताना है। 150 शब्दों में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग का विश्लेषण कीजिए और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं वो बताइए, और इन संबंधों को मजबूत करने से दोनों देश कैसे लाभ उठा सकते हैं ये भी यहाँ पर बताइए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे वही टेलीग्राम वाले ग्रुप में, सिमिलर ग्रुप में ही जाना है और जाके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये वाला आर्टिकल भी हमारे आज के ही न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, पेज नंबर नहीं लिखा है लेकिन आज के अखबार में है, काम का है। बात क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दे दिया है टू द फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो मंकी पॉक्स वायरस है दोस्तों लगातार चर्चाओं में है, तो मंकी पॉक्स वायरस का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इस वायरस का हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, पता लग जाएगा तो ट्रीटमेंट दे देंगे, ट्रीटमेंट भी वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम यह है कि पहले इस बीमारी का पता तो लगे।
तो एमपॉक्स को पता करने के लिए उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना होगा। अब डायग्नोसिस करने के लिए एक नया तरीका अप्रूव कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट से, वो यहाँ पे मामला चर्चाओं में। तो दोस्तों अप्रूवल किस चीज़ को मिला है? एलिनिटी MMPXV को यहाँ पर ये अप्रूवल मिला है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ध्यान रखिए। मतलब इससे पता लगाया जाएगा कि भाई जैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा था ना, नेसल स्वैब यानी कि नोज में से जो लिक्विड है उसका सैंपल लेते थे, फिर उसका टेस्ट करते थे, कोविड में हुआ था ना, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये एमपॉक्स का भी एक इस तरीके का टेस्टिंग होगी। लेकिन इस टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि एमपॉक्स वाले केस में आप देख पाते हैं कि हाथ पैर में या बॉडी के ऊपर में इस तरीके से ब्रिस्टल हो जाते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर दाने से हो जाते हैं, है ना। तो इस वाले टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसी दानों में से जो यहाँ पर कह सकते हैं स्वैब होगा या इसका लिक्विड जो होगा वो लिया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा, उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति को एमपॉक्स है या नहीं है। तो इस तरीके से नया टेस्टिंग को अप्रूवल दिया गया है। ये मामला चर्चाओं में है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब आइए हाथों हाथ और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। क्या है मंकी पॉक्स वायरस? मंकी पॉक्स दोस्तों एक रेयर जूनोटिकल वायरस डिजीज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ध्यान रखिए ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली को बिलोंग करती है। और ये जूनोटिक डिजीज कौन सी होती हैं? जूनोटिक डिजीज वो बीमारी होती हैं जो एक जानवर से इंसानों में फैलती हैं, फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलती हैं, ठीक है। अब मंकी पॉक्स वायरस भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें स्मॉल पॉक्स वायरस भी है, वैक्सीनिया वायरस भी है, काउ पॉक्स वायरस भी है, एमपॉक्स वायरस भी आपको देखने को मिल जाएगा। किसी को भी मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो उसमें कई सारे प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जो यहाँ पर थ्रोट वगैरह है वो सूज जाता है, मसल एक होती है, बुखार होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं। अब मंकी पॉक्स वायरस लंबे समय से यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे केसेस नजर आ रहे हैं। 1970 में पहला ह्यूमन केस नजर आया था जब इंसान में मंकी पॉक्स वायरस पाया गया, और 1970 में जो सबसे पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स वायरस पाया गया था, ये कहाँ पे पाया गया था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। इतना ही नहीं, मंकी पॉक्स वायरस दोस्तों यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है जानवरों से भी और ह्यूमन से भी। जानवरों से इंसानों में कैसे फैलता है? वो जानवर काट ले तो, है ना, जिसके अंदर में एमपॉक्स वायरस है या उस वायरस से इन्फेक्टेड है, या कोई ऐसा एनिमल जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है आप उसको खा लें तो, या डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए उसके बॉडी फ्लूइड के साथ में, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से इंसान में आ सकता है। इंसानों से इंसान में भी ट्रांसमिट हो सकता है, जब एक इंसान को मंकी पॉक्स वायरस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए दूसरे नॉर्मल इंसान के, है ना, फेस टू फेस, स्किन टू स्किन, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है वो टच हो जाए, जो उसका लिक्विड कहने का मतलब है कि पसीना वगैरह उसके टच में आ जाए तो, या 4 घंटे से ज़्यादा उसके साथ में कांटेक्ट में है, या किसिंग, सेक्स, या कोई और यहाँ पर चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है दूसरे व्यक्ति के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी जो वैक्सीन है अगर हम देखेंगे तो एक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स भी ऐसी केस होता है। स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन है MVA-BN वैक्सीन, इसको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, US, कनाडा, बाकी दूसरे कंट्रीज़ ने भी अप्रूवल दे दिया है। बाकी एक LC-16 नाम की वैक्सीन है जिसको जापान ने अप्रूवल दिया है। ऑर्थोपॉक्स वैक करके है जिसको रशिया ने अप्रूवल दिया है, जो बेसिकली यहाँ पर स्मॉल पॉक्स को ठीक करती है। लेकिन बताया जाता है जो स्मॉल पॉक्स को ठीक करती है वही वैक्सीन दोस्तों मंकी पॉक्स से भी लड़ सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बेसिक सी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आखिरी पेज पर आते हैं। अब दोस्तों हमारे न्यूज़पेपर में ये एक पेज है जहाँ पे 3 आर्टिकल लगातार हैं, शॉर्ट आर्टिकल है तो मैंने एक साथ लगा दिए हैं। भाई मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये इंडिया में आने वाले हैं अगला सप्ताह। जब आएंगे तो डिस्कस किया जाएगा क्या क्या कहना चाहते हैं। भाई एक समय था जब यहाँ पर ये इंडिया आउट कैंपेन चलाते थे अपने देश में, भारत को बाहर निकालो, इस तरीके का कैंपेन चला रहे थे। जब पता चला कि भाई यहाँ पर इंडिया के बिना कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर वापस इन्होंने घुटने टेक दिए। अब आज के समय पर रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, पहले भी मेंटेन कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये आ रहे हैं 6 से 10 अक्टूबर के बीच में आएंगे, जहाँ पे बोला जा रहा है कई सारी जगह पर घूमने वाले हैं, हमारे मिनिस्टर्स के साथ में डिस्कशन होगा, PM मोदी से भी यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा मालदीव्स का इंपॉर्टेंस भारत के साथ में ज़्यादा है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में मिलने वाले हैं। फिर जगह जगह घूमेंगे, मुंबई, बेंगलुरु, जगह जगह ट्रेड करने की, यहाँ पर जो कह सकते हैं अपना जो कमर्शियल रिलेशन है उसको प्रमोट करने की बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह जी, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका एक स्टेटमेंट है जो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। इनका कहना है नीड टू कैच अप विद चाइना ऑन टेक्नोलॉजी, जो कि सही बात है। भाई अगर हम चाइना को एक तरफ देखें तो चाइना से अगर हम टैकल करना है, हम अपने आप को कई बार पाकिस्तान के साथ में कंपेयर करते हैं, बट पाकिस्तान अब कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं रह गई है। ठीक है, उसको हटाओ, कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है चाइना की। चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है एशिया के अंदर में। अगर हम देखें
हमारा पड़ोसी देश है, बहुत आगे है, नो डाउट। चाहे मैन्युफैक्चरिंग देख लो, आज हमारा व्यापार हो रहा है, व्यापार में हम घाटे में, $100 बिलियन से ऊपर का व्यापार हो रहा है, उसमें घाटे में हैं हम, ज़्यादातर घाटा हो रहा है, डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। और आज दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, सबमरीन्स बहुत ज़्यादा हैं, एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो भारत को भी इनके साथ में ही लड़ना होगा। इंडिया को यहाँ पर चाइना वाली टेक्नोलॉजी को कैचअप करना होगा। अभी हमने रशिया से अपना S-400 खरीदा, जिसके बारे में स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अब यही S-400 दोस्तों यहाँ पे 2 रह गए, वो अगले साल आ जाएंगे, ठीक है, चाइना के पास में भी तो है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम किसी दूसरे कंट्री से मीडिएट नहीं करवा पाएंगे। चाइना के साथ में यहाँ पर हमें खुद से ही ट्रीट करना होगा, और ट्रीट करने के लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना होगा, क्योंकि डिफेंस के मामले में अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। और इसके लिए यहाँ पे बोलते हैं ये कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको साथ में आना होगा, प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। समझ गए? बाकी कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है इसके अंदर में, इस वजह से इस आर्टिकल पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ये हेडिंग काम की है तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर एक स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कहना यह है कि जितने भी केसेस होते हैं कांट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। भाई जो जर्नलिस्ट है, जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में अगर वो मान लो वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर में, जिसका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि हाँ भाई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, तो उस आधार पे यहाँ पर जो उसके खिलाफ केस है वो दर्ज नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, कि अगर केस ना दर्ज हो, क्योंकि केस अगर दर्ज होता है तो फिर भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वायलेट हो रही हैं, खुलकर बोलने का हक नहीं रह जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। तो वही यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ऐसे यहाँ पर जो केसेस हैं बेफालतू में, इनके अगेंस्ट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये है आज का हमारा कुछ न्यूज़पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। चलिए अब आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो VOM जो ये मिशन है, इसको लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोलता है इस मिशन का मेन पर्पस क्या है, वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, उसके सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, जो कि बिल्कुल सही बात है। वीनस के एटमॉस्फेयर को ही तो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं हम, शुक्रयान मिशन है हमारा। दूसरा बोलता है जो GSLV मार्क 2 है, ये वाला रॉकेट हम यूज़ करने वाले इस मिशन के लिए नहीं, याद होगा GSLV मार्क 2 नहीं, LVM मार्क 3, LVM 3 का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा इस मिशन पर जाने के लिए। तो इस वजह से दूसरा गलत है तो पहला सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर A 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, LVM 3 से, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सी चीज़ है। फिर स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था साहिबी रिवर को मैप में देख लीजिएगा, तो नहीं देखा है तो थोड़ा सा बेसिक सा डेटा बता देता हूँ। ये नदी ऑरिजिनेट होती है राजस्थान में, और हरियाणा और दिल्ली से होती भी जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना, यानी यमुना नदी बह रही है, आके साहिबी नदी उसमें मिल जाती है। तो आके मिल जाती है मतलब यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ये सहायक नदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्यूटरी, ये बेसिकली आपको पता होगा, है ना। ये बेसिक सी चीज़ है, ध्यान रखिए इसके बारे में। तो ये दोस्तों हमारी यमुना नदी आपको देखने को मिल जाएगी जो ये आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जो हम बात करें साहिबी नदी की, तो साहिबी नदी हमारे राजस्थान से आती है और हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए सीधा यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन यमुना नदी की सहायक नदी है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से आ सकता है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। सवाल यह है कि साहिबी नदी एक ट्राइब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, लेकिन कौन सी नदी की सहायक नदी है ये तो बताओ। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर A यमुना। ऐसे ट्राइब्यूटरीज को लेकर यूपी से सवाल पूछ चुका है, 2016 की ब्रह्मपुत्र ट्राइब्यूटरीज को लेकर पूछ चुका है, चाहो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा और काफ़ी सारी जानकारी आपको इस लेक्चर से मिली होगी। नाउ चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।